अब ईरान उस तरफ बढ़ चला है कि उसके पास एटॉमिक पावर पजेस करने वाली बात ये इट इज मैटर ऑफ जस्ट वीक्स और मंथ्स में भी, और इसीलिए इसका इलाज अभी आवश्यक है। ये बात इन्होंने अभी एक एपिसोड में हाल के दिनों में कही ही थी और ये हो गया। सर ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों को सुन रहे हो लोग। एक्चुअली दिनेश, ये तो होना ही था। जिस तरीके से ईरान, हाँ, जिस तरीके से इन्होंने ईरान ने इनकी घेराबंदी की थी 3 प्रॉक्सी फोर्सेस के टेररिस्ट ग्रुप्स के द्वारा, हमास, हुती, हिजबुल्लाह, तो एक बार जब हमास ने अटैक किया इजराइल पर, उसी दिन ये तय हो गया था कि इन तीनों को समाप्त करने के बाद ये जरूर ईरान के पास जाएंगे। इस बीच ईरान आगे बढ़ रहा था अपने एटमी ताकत। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं सर कि वहां पर अगर इतना कि वो इजराइल की न्यूक्लियर फाइल कहीं से ले आए और उसके बारे में वो बता रहे हैं, तमाम चीजें कह रहे हैं, उनको ये नहीं पता चला कि ये करमनशाह, तबरीज, अराक, नतांज, इस्फहान, तेहरान, इतनी सारी जगहें एक साथ टारगेट कर देगा इजराइल। इसके बारे में उनको कहीं से कोई भनक नहीं थी क्या? अगर इजराइल ने ठान लिया दिनेश इनको मारना है, और बीच में आपने देखा वहां पर इनका जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें आता है आयरन डोम जो हम सब जानते हैं, उसमें डेविड स्लिंग भी है, उसमें एरो 1 है, एरो 2 है, और बीच में थर्ड भी आ गया है। अब ये जो हम बता रहे हैं, देखिए, इन जगहों ये अपने को डिफेंड कर सकते हैं, राइट, और अगर ये अपने को डिफेंड कर सकते हैं तो इनको अटैक कर सकते हैं। तो ये जो है सर अराक, ये नतांज, ये जहां पर ये घूमता हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये थ्रेट वाला, ये न्यूक्लियर थ्रेट वाला, रेडिएशन वाला, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया इनका है। नतांज तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अराक, ये मेजर गौरव आर्य, आपने कहा कि इट इज नाउ और नेवर फॉर द वर्ल्ड एज फार एज ईरान इज कंसर्न, और ये सुन लिया गया, इसकी गूंज लगता है दुनिया में चली गई। दिनेश, मैं आपको बताता हूँ, ये मैं काफी समय से कहता चला आया हूँ और मैं करीब 1 साल से कह रहा हूँ, ये एक्चुअली डिले हो गया। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और जो डील साइन करी थी वेस्टर्न कंट्रीज ने, जो डील साइन करी थी जिसमें अमेरिका भी था, और फिर जैसा कि सर ने कुछ दिन पहले आपको बताया था ना कि इजराइल गया था और इजराइल ने एक ऑपरेशन के तहत 50,000 कागज उनके उठा के ले आए और कुछ सीडीज उठा के ले आए। तो उसमें असली पॉइंट ये है कि उसके बाद ट्रंप ने 2015 में उस ट्रीटी से ट्रंप वॉकआउट कर गया था। ट्रंप ने बोला कि अब मैं इस ट्रीटी का हिस्सा नहीं बनूंगा, बिकॉज इट इज नॉट, क्योंकि इसमें साफ ये लग रहा है कि ये लोग तो बेवकूफ बना रहे हैं हमको, ईरानियंस। राइट। तब से और उसके पहले से इजराइल ये कहता चला आया है कि अगर आप देखिए, अगर आप हमास को रोकना चाहते हैं, हिजबुल्लाह को, हुथियों को रोकना चाहते हैं, और पूरे मिडिल ईस्ट को अगर आप स्टेबल करना चाहते हैं, तो इसमें असली कलेश की जड़ ईरान है। आपको ईरान को ठोकना पड़ेगा। आज की तारीख में ईरान जितना डैमेज कर रहा है आपको, ये देखिए, ईरान डैमेज कर रहा है, और ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है आज की तारीख में। आप ये सोचिए कि जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, कश्मीर में फिर से वो तंजीमें खड़ी कर सकता है, करेगा। ये रेडिकल रेजिम है। इट्स अ डेंजर। A nuclear Iran is danger not to just the entire world, it is also a danger to India. ये केवल दुनिया के लिए खतरा नहीं है, भारत के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। मेजर गौरव आर्या ये कह रहे हैं कि बल्कि इस कार्रवाई, अब एक बात और मैं समझना चाहता हूं, ये देखिए जरा, ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की सीधी धमकी, न्यूक्लियर डील को लेकर ट्रंप ने ईरान को धमकी दी, इजराइल से डील करो नहीं तो तबाही होगी, इजराइल के पास कई खतरनाक हथियार हैं, डील का विरोध करने वाले ईरानी मारे गए, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप। अब ये डोनाल्ड ट्रंप इसमें भी बड़ा जी प्ले कर रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं अमेरिका का कोई लेना देना नहीं, अमेरिका का इसमें कोई हाथ नहीं है, ये सब इजराइल ने किया है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं जल्दी डील करो, इजराइल के पास खतरनाक हथियार हैं। ये ट्रंप क्यों हर गुजरते दिन के साथ और अबूझ होते जा रहे हैं मेजर गौरव आर्य? देखिए, सब ऐसा है। मैं आपको साफ सीधी बात बता दूं, जो खतरनाक हथियारों की बात कर रहे हैं, अभी सर ने थर्ड के बारे में बात करा, सर से ये भी पूछिए कि थर्ड दिया किसने उनको। ठीक है, ये जो पेट्रियट 1, पेट्रियट 2, एरो, ये जितने भी सिस्टम्स है ना, आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट, ये अमेरिका इज द बिगेस्ट आर्म सप्लायर टू इजराइल। पहली चीज ये है, इजराइल खुद भी अपने बनाता है, डेविड स्लिंग है, आयरन डोम है, दीज आर ऑल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड बाय इजराइल, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन इजराइल को बहुत ज्यादा हथियार दे रखे हैं अमेरिका ने, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ट्रंप इसमें भी क्रेडिट ले रहा है। जैसे ट्रंप ने बोला था ना, मैंने सीजफायर करवा दिया इंडिया पाकिस्तान के बीच में, यहाँ पे भी अपना बिल फाड़ रहा है ट्रंप। यहाँ पे भी कह रहा है देखिए, आप डील कर लीजिए, अगर आपने डील, इसमें डील हो ही नहीं सकती। ट्रंप को यह पता होना चाहिए कि इसमें डील हो ही नहीं सकती, इट इज इम्पॉसिबल। आप अगर आज $500 अरब का चेक दे देंगे ना ईरान को और बोलेंगे कि ये $500 अरब है, ईरान तब आपकी बात नहीं मानेगा। उसको पता है कि उसका सर्वाइवल विदाउट न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है।
वो इस नहज पर दुनिया को ले चुका है। आज की तारीख में ईरान की मजबूरी बन गई है न्यूक्लियर वेपन्स। आज की तारीख में ये मजबूरी, अब ये अमेरिका को देखेगा किस तरीके से, ईरान किस तरह से पढ़ने। अच्छा, ये भी कह दिया गया है हमारे जितने भी इंटरेस्ट्स हैं इस पूरे इलाके में उनकी तरफ ईरान बिल्कुल देखे भी नहीं, हमारा कोई हाथ नहीं है। फिर ये भी कि इसको साइन कर दो नहीं तो इसके नतीजे बुरे हो जाएंगे। ये क्या दिखाना चाह रहा है अमेरिका? दिनेश, एक बात पक्की है कि इजराइल के पास जो भी हथियार हैं, हाँ। उसमें जो टेक्नोलॉजी है और जो चिप्स हैं, जो कंप्यूट पावर है, वो उन देशों से आती है जिनसे अमेरिका जिनके ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो जो भी वहां प्रोडक्शन होता है वो सारा का सारा अमेरिकन सहयोग उनके संबंध से होता है। और दूसरी चीज, इनके पास जो जहाज है F-35 जिसको लेकर के वहां गए, उन्होंने अटैक किया है, वो भी अमेरिकन ही जहाज है, क्योंकि ये जहाज नहीं बनाते हैं। और वहां पर इस तरीके से घूम रहे हैं अमेरिकन जहाज। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, जैसे कि कोई एयर ट्रैवल हो रहा है, सारे के सारे ईरान के ऊपर F-35 छाए हुए हैं। और जहां तक ये लग रहा है कि ये कैंपेन आज नहीं रुकने वाला है दिनेश, ये कैंपेन कम से कम 2-3 हफ्ते चलेगा। और जब तक ये शक्ति खत्म नहीं होती इनकी बनाने की, तब तक इजराइल मारता ही रहेगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं पीके श्रीवास्तव। यहां प्रतिशोध में जो बोला जाता है उसको आप होते हुए देखते हैं। प्रतिशोध में यह कहा गया था कि ईरान का अब मेजर गौरव आर्या के शब्दों में अब उसकी चूड़ी टाइट करने का वक्त आ गया है, बल्कि देर हो रही है और ये चूड़ी टाइट हो गई। अब पीके श्रीवास्तव कह रहे हैं कि ये आप सोच रहे हैं कि अगर ये दिस फार नो फर्दर, ऐसा नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे ये लंबा चलने वाला कैंपेन है। और एक बात और मुझे याद आ रहा है, एक पहलवान, मेजर गौरव आर्या एक पहलवान मुझे याद आ रहा है, वो दूसरे पहलवान की छाती पे चढ़ा हुआ था, उसको मार भी रहा था और रो भी रहा था। लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो? उसने कहा इसलिए ये मार इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरे को इससे खुंदक है, रो इसलिए रहा हूं कि अगर ये उठ गया तो मेरे को मारेगा बहुत। ये अगली खबर आपको बता रहा हूं, इजराइल के हमले में ईरान में बड़ी तबाही हुई है। IRGC के ये रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है, इसके कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी मारे गए। ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ की भी मौत। अटैक में 6 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। ईरानी मीडिया का ये दावा, ये जोड़ तो बहुत बड़ा है ईरान के लिए, बहुत बड़ा। इन्होंने यही नहीं मारा, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को मारा, साइंटिस्ट को मारा, और आपकी जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है उस फैसिलिटीज को मारा। अगर आप देखें तो ये तितरफा मार पड़ी है कि जहां आप बना सकते हैं उसको मार दिया, जो कंट्रोल करते हैं उनको मार दिया, जो साइंटिस्ट हैं उनको भी मार दिया। तो पूरा जो टॉप शीर्ष नेतृत्व हम बोलते हैं, तीनों वर्टिकल्स का आपने खत्म कर दिया। लेकिन ये कासिम सुलेमानी के बाद ये उस समय जो हुआ था, ये कहा गया कि इमरान के मर्म में चोट की गई है। क्या ईरान के इसी तरीके से मर्म में ये उससे बड़ी चोट है? ये बहुत बड़ी, उससे बहुत बड़ी चोट है। आप ये देखिए, इस तरह की खुल्लम खुल्ला चीजों को पहले शायद हम विश्वास नहीं करते, लेकिन इसका मतलब है कि पानी नाक से इतना ऊपर चढ़ गया था कि ईरान को मारना एक मजबूरी बन गई थी इजराइल की, कि इनको तो मारना ही पड़ेगा। इसके रिपरकशंस क्या देखते हैं मेजर गौरव आर्य? ये ठीक है कि ये इतना ही नहीं, इसके आगे चलेगा, ये इजराइल की बात है। ईरान और उसके साथ खड़े हुए देश क्या सोच रहे होंगे? देखिए साहब, अरब देश तो सपोर्ट करते हैं, अरब देश तो ताली बजा रहे होंगे चुपचाप, साइलेंट ताली, जिसमें वॉल्यूम आप जीरो कर देते हैं, फिर आप जोर से चीयर करते हैं और तालियां बजाते हैं। सऊदी अरब में, UAE में, हर जगह जश्न मनाया जा रहा होगा कि ठीक मारा। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि अमेरिका को जो 24 घंटे ये लगता है ना कि डील हो गई, डील हो जाएगी, ये डील वील के, और ये इजराइल जो है ईरान को, क्योंकि इजराइल, आप ध्यान रखिएगा, इजराइल इज अ मिडिल ईस्टर्न कंट्री। इजराइल मिडिल ईस्ट में है, इजराइल इन लोगों के बीच में रहता है, इजराइल को पता है कि ईरान कैसे सोचता है, और इजराइल काफी समय से कहता चला रहा है कि ये डील वील का चक्कर छोड़िए, आप इनको ठोकिए सीधा। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को ये लगता है कि ट्रेड एक बहुत बड़ा हथियार है, और जैसे बाकी देश झुक जाते हैं, ईरान भी झुक जाएगा। ईरान का मसला कभी ट्रेड था ही नहीं, ईरान का मसला डे 1 से था न्यूक्लियर वेपन्स, इसलिए ईरान उसी चक्कर में पड़ा हुआ था। अब इसका पलटवार ईरान करेगा और उसका पलटवार इजराइल करेगा। और मैं फिर एक और चीज आपके भविष्यवाणी कर दूं आपकी शो में दिनेश, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक बात समझ लीजिएगा, ये जो पाकिस्तान को तैयार करा जा रहा है इसमें, ये मैंने पहले भी बोला था आपकी शो में, जो आसिम मुनीर जा रहा है परेड अटेंड करने के लिए, वॉशिंगटन DC जा रहा है परेड अटेंड करने के लिए, राइट, और ये सारे के सारे अभी ये पता लग रहा है कि और लोन दे दिया है, और पैकेज वर्ल्ड बैंक ने दे दिया, आज की खबर है, पता नहीं कितने अरबों डॉलर का। ये सारी की सारी चीजें इसीलिए तैयार करी जा रही हैं। हैट्स ऑफ मेजर गौरव आर्य। ये मैं अपने दर्शकों के लिए दोहरा दूं, जब ये बुलाए गए फील्ड मार्शल
अमेरिका में तो ये बात कही गई थी मेजर गौरव आर्य की तरफ से कि जब उधर के गोरे अमेरिकी जो हैं इनको जब प्यार से पुचकारें तो ये समझ लीजिए कि इनकी उपयोगिता आने वाले दिनों में अमेरिका के लिए बढ़ी हुई लग रही है उसको, इसलिए पुचकारा जा रहा है। और जहां वक्त जहां आएगा वहां ये भी कहा जाएगा चाहो मेरे लिए शहीद हो जाओ। ये ईरान के साथ जो टेंशन बढ़ रही है इसको देखते हुए पाकिस्तान की उपयोगिता शायद समझ में आ रही है अमेरिका को, और इसीलिए जो फिलहाल भाव दिया जा रहा है इसीलिए पाकिस्तान को दिया जा रहा है। हैट्स ऑफ सर, आपने कहा इधर वो अनफोल्ड होता हुआ एज इट इज दिखाई दे रहा है। नहीं बिल्कुल, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि ये आज जो पाकिस्तानी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारे फील्ड मार्शल को बुलाया, देखो इंडिया को इतनी इज्जत नहीं मिली जितनी हमें मिली है। मैं सिर्फ पाकिस्तानियों को एक बात कह रहा हूं, आप ध्यान रखना, मैं कोई कड़वी बात नहीं कह रहा, मैं फैक्ट बोल रहा हूं। लाशें गिनने का वक्त आने वाला है बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। आज से कई साल पहले रोनाल्ड रीगन ने जियाउल हक को बुलाया था, आपको पता है? जियाउल हक को बुलाया था रोनाल्ड रीगन ने, आओ मेरे साथ बैठ के खाना खाओ। उसके बाद तालिबान पैदा हो गया। उसके बाद उन्होंने तारीफ करी थी कि भाई परवेज मुशर्रफ कितना सॉलिड लीडर है, ऐसा तो लीडर हमने दुनिया में नहीं देखा परवेज मुशर्रफ जैसा। उसके बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अटैक करने शुरू कर दिए और उसके बाद पाकिस्तान में 80,000 लोग मर गए, जिसका हवाला पाकिस्तान आज भी देता है। अब ये तीसरी बार तारीफ हो रही है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान इज ऑन अ हैट्रिक। इनके जनरल ने भी तारीफ की है, अमेरिकन जनरल ने पाकिस्तान की तारीफ की है हमारे बड़े कारगर हैं, बड़े हमारे हमदर्द और बड़े हमारे एलाइज हैं बड़े बड़े। तो जो गौरव कह रहे हैं बिल्कुल वक्त आ गया है अब कुर्बानी का। तो ये जो बकरे को खिला पिला के, ये बकरे को खिला पिला के हलाल किए जाने की तैयारी, लेकिन बकरा इस बात से बाखबर है या बेखबर है ये पता नहीं। ईरान ने इजराइल के हमले को डिक्लेरेशन ऑफ वॉर बताया। ईरानी सेना इजराइल को कड़ी सजा देगी, खामनेई ने कहा। ईरान ने 100 से ज्यादा ड्रोन से पलटवार किया, रास्ते में ड्रोन को गिराया। इजरायली सेना ने कहा ये इधर से किया तो गया है, मुझको लगता है ये सिर्फ टोकन के लिए किया गया है, जस्ट टू मेक द वर्ल्ड नो कि हम भी कुछ कर रहे हैं बदले। जैसे आपने अभी बताया था ना, 2 पहलवान, नीचे जो गिरा हुआ पहलवान है वो भी तो कुछ ऐसे ऐसे करता है। हाँ, सही बात, वही वाली बात है। कुछ इस 100 ड्रोन से 1000 ड्रोन से और जो ड्रोन से भेज रहे हैं, ये समझिए दिनेश यहाँ पर टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। तो मुझको ये समझाइए थ्रेडबेयर, क्या ईरान के साथ उसके समर्थन में उसके मित्र, कथित मित्र देश रशिया भी जिसमें गिना जाता है, खड़े होंगे? क्या ये लड़ेंगे या ये सिर्फ दिखाने के लिए कई जगहों पर खड़े दिखाई देंगे? लेकिन आपको आज के जमाने में कोई किसी के साथ खड़ा नजर नहीं आएगा। सबके अपने अपने दुख, अपने अपने रोग, अपनी अपनी समस्या है, खास तौर से रशिया की। रशिया के लिए ईरान एक साधन था, वो ड्रोन्स लाने के लिए, वो खत्म हो रहा है। अब इनके पास कितने ड्रोन होंगे, ये कितने देंगे? चाइना चुपचाप रहेगा, बिल्कुल मत सोचिए कुछ बोलने वाला है। अब वो BRI वगैरह एक तरफ गई, पहले अब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ रही है। ईरान इसमें अकेला है और ईरान के पास सबसे बड़ी कमी जो है वो टेक्नोलॉजी की है। और जिस इजराइल से लड़ना है वो टेक्नोलॉजी एक तरीके से सुप्रीमो है और एयर डिफेंस में बहुत जबरदस्त सुप्रीमो है। तो कहीं कोई बराबरी नहीं है। और दूसरा, ईरान के साथ जो खड़े समझ में आता है कि खड़े होंगे, वो खड़े दिखाई नहीं देंगे, ये हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। इजराइल ईरान वॉर के बीच बड़ी खबर, लेबनान ने अपने एयर स्पेस को बंद किया। लेबनान ने अपने एयर स्पेस बंद किया। अब इसके मायने क्या है? वैसे तो लेबनान लगातार आपको दिखाई दे रहा है कि वो तनाव की स्थिति में ही चल रहा है, लेकिन यहाँ स्पेस बंद किए जाने से क्या मुराद है सर? ये वही तनाव की स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? जब आपको समझ नहीं आता एयर स्पेस बंद कर देते हैं। लेकिन अगर इजराइल ने एयर स्पेस का वायलेशन किया तो आप क्या कर सकते हैं? आप क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? वो वाली बात है। लेकिन अब इन्होंने बंद किया है तो इजराइल इसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा। ये नहीं चाहते कि ईरान के हमले में हमारा नाम आए कि ये फ्लाइट्स हमारे ऊपर से जा रही थी। राइट, अगली खबर दिखाता हूं। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले पर IAEA का बड़ा बयान, इजरायली हमले में न्यूक्लियर साइट को नुकसान नहीं हुआ है। इजराइल के हमले में न्यूक्लियर साइट को नुकसान नहीं हुआ है, IAEA का कहना है। ईरान एटमी कार्यक्रम को लेकर तय नियम नहीं मान रहा है, IAEA। ये भी दोनों बातें समझ में नहीं आ रही। दोनों बातें ऐसे जोड़िए दिनेश। उन्होंने कहा कि अभी हमला खत्म नहीं करो। अच्छा कि अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी जारी रखो, मार जारी रखो। IAEA ये कह रहा है कि ये यहाँ जो ईरान ये कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, नियमों को नहीं मान रहा है, लेकिन ये भी कह रहा है कि साइट को अभी कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इसको ऐसे देखा जाना चाहिए मेजर गौरव आर्य। नहीं, बिल्कुल, देखिए अमेरिका ने क्लियर कट ये बोल दिया। वहां पे उस इलाके में देखिए ईरान के आसपास अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स हैं, इनफैक्ट नॉट एयरक्राफ्ट कैरियर बट कैरियर ग्रुप्स हैं वहां पे, और वहां पे उनके एयरबेसेस भी हैं जो इराक से थोड़ा सा पीछे इन्होंने कर दिए हैं। तो
ईरान इज सराउंडेड बाय अमेरिकन माइट। जिस समय, अच्छा साफ सीधी बात है, पीट हेग्सेथ का बयान है कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, आप हमारे ऊपर हमला मत करना। अब देखिए, मजबूरी में अमेरिका के ऊपर हमला तो होगा, ये बात तय है। अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर कोई ना कोई मिसाइल गिराएगा। अगर कुछ होता है अमेरिका को नुकसान, अगर कुछ होता है तो फिर इनको लेने के देने पड़ जाएंगे, बिकॉज अभी तो सिर्फ इजराइल ठोक रहा है, तब अमेरिका भी ठोकेगा। अमेरिका भी ठोकेगा। और इर्द गिर्द एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, सर आपको बताएंगे कि ईरान का कोई दोस्त नहीं है आसपास। जितने भी अरब मुल्क हैं वो ईरान से नफरत करते हैं शदीद। उसका इजिप्ट से उसकी दोस्ती नहीं है, उसकी जॉर्डन से दोस्ती नहीं है, सऊदी अरेबिया से तो बिल्कुल भी दोस्ती नहीं है। इराक में कुछ एलिमेंट्स हैं दाएं बाएं जो उसके हो सकता है सपोर्टेबल, लेकिन लार्जली ईरान के दोस्त नहीं है। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो ईरान के लिए खड़ा हो जाए। चाइना चुप रहेगा, सर ने बिल्कुल ठीक बोला, आई एग्री विद 100%। चीन चुप बैठा है, रशिया ऑन द फेस ऑफ इट कुछ नहीं बोलेगा तो रशिया के ऊपर कोई भी अटैक हो रहे हैं। ये सारे के सारे अभी घिरे हुए हैं और ये लड़ाई अब फैलेगी, निर्णायक लड़ाई होगी, क्योंकि इसके अलावा नेतन्याहू के पास और कोई चारा नहीं। ये लड़ाई फैलेगी, ये निर्णायक होगी, क्योंकि इसके अलावा इजराइल के पास और बेंजामिन नेतन्याहू, जो वो खुद मान भी रहे हैं कि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। और इजराइल के विदेश मंत्री ने यह भी कह दिया है कि ऑपरेशन तो जारी रहेगा। मतलब जो पीके श्रीवास्तव सर कह रहे हैं वो दिखाई भी दे रहा है इनके बयानों में कि आने वाले दिनों में ये मार पड़ती रहेगी ईरान को। ईरान और इजराइल में तनाव के बीच ये खबर है, कच्चे तेल में उछाल। आप जानते हैं कि ये मार्केट निश्चित रूप से ये घटनाक्रमों से तो प्रभावित होता है, लेकिन ये सेंटीमेंट से चलता है। जैसे ही कुछ ऐसा नहीं होता कि वहां बम फूटा और यहां पर तेल में कुछ हो जाना चाहिए, लेकिन ये देखते हुए कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे आगे, यहां मार्केट उस सेंटीमेंट को एक तरीके से ओढ़ लेता है और उसका नतीजा ये देख रहे हैं। क्रूड ऑयल के दाम 13% चढ़े, देश में पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है। ये इनएविटेबल लग रहा है सर। ये हो सकता है, लेकिन मैं सोचता हूँ जब इनकी अच्छी पिटाई हो जाएगी तो इनको उभरना पड़ेगा, तो शायद फिर दाम कम भी हो जाए। हाँ, क्योंकि तेल ही बेच के तो कमाएंगे, तेल ही बेच के कमाना है, सब कुछ रिकॉन्स्ट्रक्शन तेल बेच के करना है। हाँ। क्योंकि इजराइल का एक फोकस है, हाँ। इजराइल का फोकस ये है कि तुम एटॉमिक बॉम्ब नहीं बनाओ, तुम न्यूक्लियर कैपेबल नहीं बनो। अगर वो मैं तय कर लेता हूं तो हमले बंद कर देगा। तो ये जो इलाज चल रहा है, अगर इसको इलाज कहा जाए, ईरान का इलाज, तो ये क्या ये सिम्टम्स का इलाज चल रहा है, ये रोग का इलाज चल रहा है, या फिलहाल सिम्टम्स को तो ठीक किया जाए, रोग का आगे देखेंगे वाला चल रहा है? क्या चल रहा है मेजर गौरव? मेजर गौरव, मुझे ऐसा लगता है दिनेश कि ये इनका पक्का मुकम्मल इनका इलाज चल रहा है। मैं ये समझता हूं कि इनका इलाज चल रहा है, इनकी चूड़ियां कसी जा रही हैं अच्छी तरीके से। और देखिए, इसमें सिंपल सी बात है, इनका जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट का पूरा या वेपनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी वाला पूरा मामला है, इसको बंद होना होगा। ये बात ट्रम्प भी कह चुका है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है बस कि आप डील कर लो, आधा कर लो, पूरा कर लो, नहीं, इनको बंद करना पड़ेगा, वरना ये लड़ाई चलती रहेगी। लड़ाई उस चीज की है, देखिए आज की तारीख में आप ईरान को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपसे मेरी मुराद दुनिया कंट्रोल नहीं कर पा रही। आप वो ईरान समझिए जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स। आप सोचिए, टुडे ईरान हैज मिसाइल्स दैट कैन रीच इजराइल, इसके पास है मिसाइल्स। अब आप ये सोचिए कि यही ईरान अगर उसके ऊपर कन्वेंशनल वॉरहेड की जगह न्यूक्लियर वॉरहेड लगाता है, फिर क्या ये कयामत बर्पा करेगा। और ये करने वाला भी है, दुनिया को ब्लैकमेल करेगा ईरान, सबके लिए माइग्रेन बन जाएगा। इसलिए यही, अच्छा, ईरान के लोग पसंद नहीं करते खामेनेई को, मैं ये भी आपको बात कहना चाहता हूँ। ईरान के लोग पसंद नहीं करते इस सरकार को, ईरान की सरकार को। ये वो सरकार है जो हिजाब ना पहनने पे छोटी छोटी लड़कियों का मर्डर करती है, कत्ल कर देती है। तो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते इस सरकार को, लेकिन उन लोगों की मजबूरी है, क्योंकि कयामत उनके ऊपर बरपा है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। तो इनका ये भी एक, मैं आपको आज बता देता हूँ आपकी शो पे, इनका ये भी एक कैलकुलेशन हो सकता है इजराइल और अमेरिका का, कि इतना मारो कि लोग वहां पे उठ खड़े हों और विद्रोह करते हैं सरकार के खिलाफ, क्योंकि विद्रोह की कोशिश पिछले 2 साल में 2 बार की जा चुकी है। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, और मैं ये मानता हूं, और ये एक तरीके से प्रार्थना भी है कि गुड सेंस प्रिवेल करे। और सिर्फ ईरान में नहीं, ये बात पाकिस्तान में भी समझ में आए कि वहां पर आवाम को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है हुक्मरानों की तरफ से और खासतौर से फौज की तरफ से। अगली खबर, रूस ने नेटो देशों के हथियारों पर उठाए सवाल। रूसी रक्षा कंपनी रोस्टेक के सीईओ सर्गेई चेमजोव का बयान, ब्रैडली, लेपर्ड, अब्राम्स किसी काम के नहीं है। पश्चिम के हथियार यूक्रेन में तबाह हो रहे हैं। रशिया ने कहा पश्चिम के मुकाबले रशिया के हथियार बेहद कामयाब हैं। ये एक कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश की गई है, लेकिन क्या ये कहते हैं ना कि वहां जहां नारा लगाना पड़े
वहां सच्चाई वो नहीं होती जो नारे लगाए जा रहे होते हैं, जैसे भाई भाई बताने की कोशिश होती। बहरहाल ये कौन सा हथियार ज्यादा बढ़िया है? ये देखिए ऐसा है, जो इनके पास यूक्रेन के पास हथियार है, हम लोग कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं, वो हथियार नहीं है जो उनके थ्रेशोल्ड टेक्नोलॉजी वाले हथियार हैं, वो तो रिटायर्ड वाले हथियार यूक्रेन को दिए हैं। अच्छा, वो पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। जैसे कि PL-15E दिया था पाकिस्तान को चाइना ने। अच्छा, तो ये वो वर्जन्स हैं जो ऑब्सलीट हो चुके पश्चिमी हैं। देशों ने जो हथियार दिए हैं इनको, उनके यहाँ का कबाड़ दे दिया है यूक्रेन को। कबाड़ दे दिया है, पुराने हैं ये हैं, उनको दे दिया है। तो उनके मुकाबले जो इनके नए हथियार हैं वो जरूर कारगर रहे हैं। तो ये एक तरीके से पोस्चरिंग भी है और एक तरीके से धमकी भी है यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन अभी एक दो जो स्पाइडर वेब करके और छोटे मोटे हमले करके ये सोच रहे हैं कि इन्होंने बढ़त पा ली है, मिलिटरली कोई बढ़त नहीं पाई है। मिलिटरली कोई बढ़त नहीं है। मेजर गौरव आर्य, इसमें एक संदेश ये भी है कि अगर लड़ाई करने जा रहे हो और अस्तित्व वाली लड़ाई करने जा रहे हो तो दूसरों के भरोसे ये लड़ाइयां नहीं होती। दैट इज व्हाई वी हैव आत्मनिर्भर भारत। हमने आत्मनिर्भर भारत का पूरा प्रोग्राम क्यों शुरू करा, और यही बात तो मैं और सर बोल रहे थे 2-3 दिन से, और पहले से भी बोल रहे थे कि इस बार जो 90% वेपन्स यूज करें ऑपरेशन सिंदूर में, वो हमारे खुद के बनाए हुए हैं। ये आकाश कहाँ से बना है, ये इंद्रजाल कहाँ का है, ये पिनाका कहाँ का है, ये सब प्लेटफॉर्म्स हमारे हैं। सुखोई तक भारत में बन रहा है। सो वी हैव आवर ओन प्लेटफॉर्म्स एंड दैट इज व्हाई वी आर सेल्फ कंटेन्ड एंड सेल्फ सस्टेन्ड। यूक्रेन के साथ ये प्रॉब्लम है ना, यूक्रेन के पास खुद उसका कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ AK-47 टाइप की बनाता है, इसके अलावा यूक्रेन के पास कुछ ऐसा है नहीं। कुछ पुराने टैंक शैंक पड़े होंगे इसके बाद, लेकिन रशिया का पूरा इकोसिस्टम रशिया का, ये समझने वाली बात है। रशिया को बाहर से जरूरत नहीं है, जो भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का मामला है वो उसको चाइना से मिल जाता है। अगर उसको चाहिए कुछ कटिंग एज टेक्नोलॉजी, चाइना गिव्स इट टू रशिया, दे परचेज इट फ्रॉम चाइना। अदरवाइज इनका कोई ऐसा नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है इतनी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यूक्रेन की डिपेंडेंसी है, रूस की डिपेंडेंसी नहीं है। और वही भारत भी कर रहा है, वही भारत भी कर रहा है कि डिपेंडेंसी ना हो किसी पे। और अगली खबर यह है कि रूस ने यूक्रेन का बड़ा हमला नाकाम किया है। सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेन का ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया। यूक्रेन ने रूस पर 100 ड्रोन से हमले किए। यूक्रेन के निशाने पर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग थे। अब ये ड्रोन वाला, मुझको लगता है अब ड्रोन को लेकर रशिया भी अतिरिक्त सावधान हो गया है। और अब जब ये इनके जो ट्रक अंदर घुसे हुए हैं जिनमें ये ड्रोन भरे हुए हैं, अब ज्यादा ये चलने वाले हैं नहीं। दिनेश बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये ड्रोन से जो हमला कर रहे हैं, अगर आप देखें पूरे रशिया के वास्ट उसको और जो उनका नेटवर्क है, जो एयर डिफेंस नेटवर्क है, ये ड्रोन सक्सेसफुल नहीं होंगे। वो एक सरप्राइज स्ट्राइक थी। वो ड्रोन स्ट्राइक जो थी उसको ये मानिए कि उनको उन्होंने रखा था। वो जानते थे इन पर अटैक नहीं होगा क्योंकि ट्रीटी के तहत है, फिर भी उन पर हुआ। इसीलिए तो इस तरह का उग्र आपने देखा प्रतिक्रिया हुई। जो प्रतिक्रिया अभी आप रूस की देख रहे हैं, वो बहुत मैं कहूँगा यूक्रेन को झेलने में उसमें बहुत दिक्कत होगी और हो रही है और होती रहेगी, क्योंकि वो गलत चीज को इन्होंने प्रेस किया। रॉन्ग बटन वाज प्रेस्ड। ये देखिए कि यूक्रेन पर रूसी हमलों से पोलैंड में बड़ी दहशत है। पोलैंड ने बॉर्डर पर लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। यूक्रेन से लगी सीमा पर पोलैंड के जेट तैनात हैं। रूस ने पोलैंड से लगी यूक्रेनी सीमा के पास कई शहरों को निशाना बनाया है। ये असल में अगर आप देखें तो ये सारी की सारी कंट्रीज जो नेटो चिल्लाते हुए रशिया की तरफ बढ़ रही थी, ये सारों में बड़ा भय है। और ये भय मुझे लगता है कि इन अ वे जरूरी भी है। ये जो साम्राज्यवादी तरीका नेटो ने अपनाया हुआ है, इसको रोकने और इसको एक जगह ठहराने के लिए जरूरी भी है। अच्छा, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो ये था कि नाटो का एक 2008 से चल रहा था और पुतिन बार बार कह रहे थे कि अब आप ईस्टवर्ड एक्सपेंशन मत करिए, लेकिन ईस्टवर्ड एक्सपेंशन होता रहा और यूक्रेन उसमें टिपिंग पॉइंट आ गया यूक्रेन का कि अगर आप इसको करते हैं तो हम जरूर नहीं होने देंगे। और वो टिपिंग पॉइंट से आपने देखा किस तरह के संग्राम शुरू हो गया है। लेकिन ये जो डर है इनके अंदर, वो डर है कमजोरी का। इनको पता है कि हम रूस के खिलाफ किस तरीके से यूक्रेन को मदद कर रहे हैं, परोक्ष अपरोक्ष दोनों तरीके से। ये वेपन्स भी दे रहे हैं और इनके सिस्टम में दिनेश उनके लोग काम कर रहे हैं। सारा इंटेलिजेंस जो आता है वो नाटो का ही आता है, अदरवाइज इनके पास इंटेलिजेंस की इतनी मशीनरी नहीं है। और टारगेट इंटेलिजेंस मिलने के बाद एक दो हमले जो रशिया पर हो रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि पोलैंड वगैरह इस दायरे में आएंगे। अभी तक तो हम एक संयम देख रहे हैं रशिया के पास से, आगे वो कब तक रहेगा उसकी गारंटी हम लोग नहीं दे सकते। इसकी गारंटी तो खुद रशिया ने कहा है कि पता नहीं कब मैं आप से बाहर हो जाऊं, ये पुतिन बार बार कहते रहे हैं। अगली खबर यह है कि रूस ने
काराबाख को अजरबैजान के क्षेत्र के तौर पर मान्यता दे दी है। काराबाख अजरबैजान का हिस्सा है, रशिया ने ये तस्लीम किया है, माना है।